बड़ी बहू, तुम बड़ी हो इसलिए पहले कलश को लात मारकर तुम अंदर आ जाओ। बहू, इतनी तेज कलश को लात नहीं मारना था। माँ, मेरी बीवी पहलवान है, उसकी तो हल्की लात भी ऐसे ही लगेगी ना। हाँ वो तो है। अच्छा बहू, अब तू अंदर आ जा। छोटी बहू, अब तेरी बारी है, पहले तू भी कलश को लात मारकर अंदर आना। अरे खुशी बहू, क्या हुआ तुझे? होश में आ। अरे बेटा, जा अंदर से पानी लेकर आ। माँ जी, जब तक आप लोग पानी लेकर आएंगे तब तक तो मैं खुशी को अपनी गोद में उठाकर उसके कमरे तक ले जाऊंगी। इतनी गर्मी हो रही है, इसीलिए लगता है खुशी को चक्कर आ गई। इतना बोलकर सुमन अपनी देवरानी को गोद में उठा लेती है और कमरे तक ले जाती है। ये देख अमित और उसका पूरा परिवार बहुत हैरान होता है। भाभी, मानना पड़ेगा, हम दोनों भाई में जितनी जान नहीं है उससे कहीं ज्यादा ताकत आपके अंदर है। ताकत तो मेरे अंदर होगी ही ना देवर जी, मैं अपना और अपने शरीर का बहुत ध्यान जो रखती हूँ। हाँ बहू, वो तो तुझे देखकर ही लग रहा है। भैया, मैं तो आपसे यही कहूंगा, अपना ख्याल रखना और भाभी से थोड़ा बच के रहना। अमित की बातें सुनकर पवन हंसने लगता है और वो सोने के लिए अपने कमरे में चला जाता है। अगले दिन आशा की दोनों बहू की पहली रसोई होती है, जहां आशा की छोटी बहू खुशी रसोई में आटा गूंथते हुए थक जाती है। हे भगवान, इतना सारा आटा गूंद कर तो मैं थक गई, अब तो मुझसे उठा भी नहीं जा रहा। अरे खुशी, तुम्हारा सिर्फ नाम खुशी है, पर मैंने तुम्हें अब तक एक बार भी खुश होते हुए नहीं देखा, और तुम इतने से काम में थक गई। अरे मैं तो अपने मायके में एक हाथ में सिलेंडर उठा लेती थी। हाँ दीदी, क्या करूं, मैं आप जैसी पहलवान जो नहीं हूँ। अरे अगर मेरी जैसी पहलवान बनना है तो सुबह सुबह दूध पियो, केला खाओ, फल फ्रूट खाओ, जिम जाओ, एक्सरसाइज करो और अपने डाइट का ख्याल रखो। नहीं दीदी, मेरे बस की नहीं है जिम जाना। मुझे तो भारी सामान देखकर ही डर लगता है, कहीं मैंने कोई भारी सामान उठाया तो मेरे शरीर की हड्डियां ही ना टूट जाएं। अच्छा दीदी, आटा तो मैंने गूंद दिया है, आप माँ जी की चाय छान दो। खुशी के कहने पर जैसे ही सुमन चाय का बर्तन उठाती है, चाय के बर्तन का हैंडल टूट जाता है। ये देख खुशी अपने सिर पर हाथ रखकर अपनी जिठानी से कहती है, दीदी, आपके अंदर इतनी ताकत है कि आपने चाय का बर्तन ही तोड़ डाला। मैंने तोड़ा नहीं, मैंने तो बस पकड़ा था, टूट गया अपने आप। अच्छा तुम किचन ही संभालो, मैं घर की साफ सफाई कर लेती हूँ। इतना बोलकर सुमन घर की साफ सफाई करने के लिए जाती है और वो देखती है कि सोफे पर उसकी सास बैठकर टीवी देख रही है। पर फिर भी सुमन अपनी सास को सोफे से न हटाकर सोफे को जोर से खींचती है और आशा सोफे से नीचे गिर जाती है। साथ ही साथ सोफा भी टूट जाता है। बहू, तू ये क्या कर रही है? ये कोई अखाड़ा नहीं तेरा जो तू सोफे के साथ पहलवानी कर रही है। अरे अगर आज मेरे हाथ पैर टूट जाते तो मुझ बुढ़िया के हाथ पैर जुड़ते भी नहीं। माँ जी, आपने इस घर की सारी चीज नकली खरीद रखी हैं, कुछ तो ठोस चीज खरीद लेती। मैं जिस भी चीज को हाथ लगाती हूँ वो छूने से ही टूट जाती है। बहू, थोड़ा नजाकत के साथ घर की चीजों को हाथ लगाया कर। हाँ, धीरे धीरे कोशिश करूंगी। वैसे अब मेरा ड्राई फ्रूट्स खाने का समय हो गया है, तो घर में ड्राई फ्रूट्स कहाँ रखे हैं? बहू, खाने की चीज तो रसोई में ही रखी होती है, पर तुझे कष्ट करने की जरूरत नहीं है। क्या पता तू मेरी किचन का ड्रॉर भी तोड़ दे, इसलिए मैं खुद तेरे लिए ड्राई फ्रूट्स लेकर आती हूँ। जितना दिल करे उतना खाना, पर किसी भी चीज को हाथ मत लगाना। एक दिन में ही सुमन घर में इतनी तोड़फोड़ कर देती है कि आशा अब डरने लगती है और उसे आराम से बैठने की सख्त हिदायत देती है और खुद अपनी बहू के लिए ड्राई फ्रूट्स लेकर आती है, जिसे खाने के बाद सुमन अपनी सास से कहती है, माँ जी, इस घर में तो एक्सरसाइज करने के लिए एक भी मशीन नहीं है, इसीलिए मैं छत पर एक्सरसाइज करने जा रही हूँ। क्या मुझे डंबल मिल सकता है? बहू, हमारे घर में कोई जिम नहीं जाता, इसलिए वो डंबल वंबल हमारे घर में नहीं है। इस घर में तो कुछ भी नहीं है, अब मैं क्या करूं? सुमन सोच रही होती है कि वो अपनी एक्सरसाइज पूरी कैसे करे। तभी उसकी नजर अपने पति पर पड़ती है, जो ऑफिस के लिए जा रहा होता है। अपने पति को देख सुमन उसे रोक लेती है और सुमन अपनी सास और पति को अपने साथ छत पर चलने को कहती है। अरे सुमन, तुम मुझे छत पर क्यों लेकर आई हो? मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। बहू, एक्सरसाइज तुझे करनी थी, तेरे एक्सरसाइज में हम माँ बेटे का क्या काम? माँ जी, आपका बहुत काम है। अगर खुशी मेरी तरह पहलवान होती तो मैं आपको ना पूछती, पर अपनी सूखी देवरानी को देखकर मुझे डर लगता है कि कहीं मेरे छूने से वो मर ना जाए। इसलिए आप और पवन जी मेरे पीठ पर बैठ जाओ, मुझे एक्सरसाइज करनी है। सुमन अपने पति और सास को अपनी पीठ पर बिठाकर पुशअप मारती है, जिसके बाद पवन अपने ऑफिस जाता है और आशा आराम करने के लिए अपने कमरे में जाती है। इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और सुमन हर समय यही सोचती कि कैसे वो पहले की तरह अपनी पहलवानी को शुरू कर सकी। ऐसे ही एक दिन,
मैं अभी कपड़े छत पर रखकर आई हूँ। अब मेरी हिम्मत नहीं हो रही कि मैं एक और कदम चल सकूं, इसलिए आज आप अकेली बाजार चली जाओ माँ जी। मेरे होते हुए माँ जी को कहीं अकेले जाने की जरूरत नहीं है। चलिए माँ जी, मैं आपके साथ चलती हूँ। बहू, तू मेरे साथ चलेगी तो लोग तुझे मेरा बॉडीगार्ड समझेंगे और शायद कोई मुझे सब्जी भी ना दे, इसलिए तू घर में ही बैठ, मैं खुद ही सब्जी ले आऊंगी। दीदी, आप एक काम करो ना, घर के जाले साफ कर दो। मेरे हाथ नहीं पहुंच पाते और मैं बेचारी घर के कितने काम करूं। खुशी, मैं तो कहती हूँ कि तुम काम ही मत किया करो। तुम्हें देखकर तो ऐसा डर लगता है कि कहीं किसी दिन तुम बर्तन धोते धोते भगवान को प्यारी ना हो जाओ। बहू, जरा शुभ शुभ बोल। इतना बोलकर आशा बाजार जाने के लिए घर से जैसे ही निकलने लगती है कि तभी उसकी पड़ोसन शोभा आ जाती है और वो आशा की पहलवान और एक सूखी बहू को देख आशा से बोलती है, अरे आशा, क्या बहू लेकर आई हो तुम घर में? एक बहू इतनी पहलवान है कि वो तुम दोनों माँ बेटों को एक साथ उठाकर फेंकने की हिम्मत रखती है, और एक बहू इतनी सुखी है कि अगर आंधी भी चले तो बेचारी हवा में ही उड़ जाएगी। आंटी, उठाकर तो मैं आपको भी फेंक सकती हूँ, नमूना देखना है। अरे बहू, तू तो बुरा मान गई। मैं तो यहाँ बस चीनी लेने आई थी, बस थोड़ी चीनी दे दे ताकि मैं यहाँ से जा सकूं। शोभा सुमन की बातों से डर जाती है और चीनी लेकर वहां से चली जाती है। अब इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन जब पूरा परिवार सो रहा होता है तो सुमन अपने कमरे में आराम से बैठी होती है। इस घर में तो करने के लिए कुछ भी नहीं है। जब से शादी हुई है तब से तो मैं इस घर में आकर फंस गई हूँ। भगवान किसी को तो भेजो जिसे मैं कपड़े की तरह धो सकूं। नींद न आने की वजह से सुमन ये सब कुछ सोच रही होती है कि तभी उसे हॉल में कुछ गिरने की आवाज आती है। अब बिना सुमन कुछ सोचे समझे घर की लाइट जलाए बिना हॉल में जाती है, जहां उसे एक आदमी नजर आता है और सुमन उसे चोर समझकर पीटने लगती है। चीखने चिल्लाने की आवाज सुनकर घर के सभी लोग उठते हैं और जब वो सब बाहर आकर लाइट जलाते हैं तो वो देखते हैं कि सुमन ने अमित को कपड़े की तरह धो डाला। अरे बहू, ये क्या किया तूने? मेरे बेटे की आधी जान निकाल दी। माँ, वो तो अच्छा है कि आप सब आ गए, वरना आज तो भाभी मुझे यमराज से मिलवा देती। दीदी, ये क्या? आपने मेरे पति की ऐसी हालत क्यों की? इतना बोलकर खुशी बड़ी ही तेजी के साथ अपने पति को उठाने के लिए जाती है, पर वो ज्यादा तेज चल नहीं पाती और उसका पैर मुड़ जाता है। पर सही समय पर सुमन उसे थाम लेती है और उससे कहती है, खुशी, अगर आज मैंने तुम्हें न थामा होता तो देवर जी से पहले तुम ही यमलोक चली जाती। सुमन, ये सब छोड़ो, ये बताओ कि तुमने अमित को इतना क्यों कूटा? मैं अपनी गलती के लिए सबसे माफी मांगती हूँ, पर मैं देवर जी को मारना नहीं चाहती थी। मैं एक पहलवान हूँ। शादी से पहले मैंने बहुत पहलवानी करी है, पर मैं जब से यहाँ आई हूँ मैं एक भी दिन बाहर नहीं गई और ना ही मैंने पहलवानी की। और आज जब मुझे इतनी रात में सामान गिरने की आवाज आई तो मुझे लगा घर में चोर आ गया है और देवर जी को चोर समझकर मैंने इतना पीटा। सुमन की यह बात सुनकर वहां खड़े सभी उदास हो जाते हैं और वो लोग सुमन की फीलिंग्स समझते हैं। जिसके बाद अगले ही दिन पवन अपनी बीवी को अपनी पहलवानी शुरू करने के लिए कहता है, सुमन, तुम कुछ दिनों से पहलवानी नहीं कर रही, इसलिए ज्यादा स्ट्रेस ले रही हो। अब तुम बिल्कुल आजाद हो, आराम से जाकर पहलवानी करो। फिर से पहलवानी की बात सुनकर सुमन बहुत खुश होती है और सभी घर वालों की नाराजगी भी खत्म हो जाती है और एक बार फिर सुमन अपनी पहलवानी शुरू कर देती है और खुशी से अपनी डाइट पर ध्यान देने लगती है। दोस्तों, आपकी फरमाइश पर हम ये कहानी लाए हैं, तो वीडियो को जमकर प्यार दीजिए और कमेंट में बताइए पहलवान जेठानी का कौन सा सीन आपको सबसे फनी लगा।